देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर निर्भया कांड जैसा मामला सामने आया है, जिसमें हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं। पहले कबाड़ी, फिर भिखारी और इसके बाद ऑटो वाले ने किया गैंगरेप। युवती के प्राइवेट अंगों से बहता रहा खून। फिर हुआ दिल्ली में निर्भया जैसा कांड। आइए जानते हैं दिल्ली की उस रात की काली कहानी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू स्टोरी में, जिसे सुनकर आपको निर्भया कांड की याद आ जाएगी। क्यों रेप के जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी कोलकाता जैसे कांड होते हैं तो कभी पति के सामने पत्नी का गैंगरेप होता है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस आरोपी को पकड़ तो देती है, पर आरोपी को कभी भी सजा नहीं मिलती है और ये केस कोर्ट तक ही रह जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली गैंगरेप की। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। जिस दिल्ली में एक लड़की अपने सपने को सच करने आई थी, उस दिल्ली में उसे ऐसे जख्म मिले जो जिंदगी भर उसके साथ रहेंगे। इस लड़की के साथ जो हुआ उसे जानकर आपको दिल्ली के निर्भया कांड की याद जरूर आएगी। दरिंदर ने ऑटो में किया गैंगरेप। बार बार किए गए गैंगरेप से युवती का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा हौसला देता है और ऐसी नई नई स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। अपने छोटे भाई समझकर एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका सीधे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला इलाका सराया गाले खा। तारीख 11 अक्टूबर 2024 और आधी रात के लगभग 3 बजे का वक्त। दिल्ली पुलिस के पास एक कॉल आती है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि इलाके में एक महिला बेसुधी और बुरी हालत में पड़ी है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। महिला के शरीर से खून बह रहा था और उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। महिला को फौरन एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जाता है, जहां जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। जांच में ये भी पता चलता है कि पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है और मानसिक तौर पर विपक्षित है। मौके पर पुलिस के ऑल ऑफिसर भी पहुंचते हैं और केस की तफ्तीश के लिए तेजी से अफसरों की 10 टीम गठित कर दी जाती है। पीड़िता इस हालत में नहीं थी कि उसके साथ दरिंदगी करने वालों का हुलिया या कोई सुराग बता सके। ऐसे में पुलिस के लिए पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पीड़िता से उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की थी जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके लिए पुलिस ने एक प्लान बनाती है। दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल को सामाजिक कार्यकर्ता बनाकर पीड़िता के पास भेजा जाता है। साथ ही एम्स मैनेजमेंट से बातचीत के बाद एक महिला ऑडियो ट्रांसलेटर भी नर्स के कपड़े में उसके पास भेज दी जाती है। धीरे धीरे पीड़िता का भरोसा इन महिलाओं पर बन जाता है। जब उससे घटना के बारे में पूछा जाता है तो वह उंगली के इशारे से बताती है कि उसके साथ हैवानियत करने वाले 3 लोग थे। जानकारी तो नहीं दे पाती, लेकिन इतना ज़रूर बताती है कि इन तीनों में से एक विकलांग था और दूसरा ऑटो ड्राइवर। इसके साथ ही वह रेलवे स्टेशन का भी जिक्र करती है। अब इस मासूम के साथ दरिंदगी करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास मजबूत ना सही लेकिन कुछ सुराग जरूर थे। पहला आदमी 3 थे, दूसरा एक ऑटो ड्राइवर था, जबकि एक विकलांग। तीसरे के बारे में कुछ नहीं पता और तीसरा सुराग वारदात रेलवे स्टेशन के पास हुई थी। पुलिस को एहसास हो गया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी लंबी जद्दोजहद करनी होगी। सबसे पहले एक साइड प्लान तैयार किया जाता है, जिसके तहत उस इलाके से लेकर आसपास के सभी सड़कों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं जहां पीड़िता बेसुध हालत में मिली थी। सरकारी और प्राइवेट मिलाकर पुलिस 700 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करती है। 10 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 10 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए दिख जाती है। शुरुआती 3 सुरागों के बाद पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग था। अब यहाँ से पुलिस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के
सराय कालेखा के बीच में पड़ने सभी रूट्स के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करती है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलकर पीड़िता कहां कहां जा सकती है, सारे रूट का मैप तैयार किया जाता है। इसके साथ ही इस मैप के जरिए सुबह 10 बजे से लेकर पीड़िता के मिलने के बीच के समय में रूट पर दिखे लगभग 150 ऑटो रिक्शा वालों के नंबर प्लेट की लिस्ट तैयार होती है। इनमें कुछ नंबर पूरे नज़र आ रहे थे जबकि कुछ अधूरे थे। काम बेहद मुश्किल था, लेकिन पुलिस की ये टीम किसी भी कीमत पर उन 3 आरोपियों तक पहुंचना चाहती थी और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाती है। एक सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो रिक्शा उसी जगह पर खड़ा दिखाई देता है जहां महिला मिली थी। आगे की तफ्तीश होती है तो कुछ और कैमरे में भी ये ऑटो रिक्शा दूसरी जगह जाते हुए और एक जगह पर रुकते हुए नज़र आता है। ड्राइवर यहां अपने ऑटो से उतरता है और सड़क पार कर दूसरी तरफ जाता है। पुलिस ने अपने मैप के जरिए जिन 150 ऑटो रिक्शा की लिस्ट बनाई थी उनमें ये ऑटो रिक्शा भी था। थोड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस को इस ऑटो रिक्शा और उसके ड्राइवर की पूरी डिटेल मिल जाती है। ड्राइवर का नाम था प्रभु। घटना वाली रात उसके मोबाइल की लोकेशन भी उसी इलाके में एक्टिव मिली है। 30 अक्टूबर को पुलिस प्रभु को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में प्रभु अपना जुर्म कबूलते हुए दूसरा साथी प्रमोद उर्फ बाबू का नाम बताता है और उसे भी 2 नवंबर को पकड़ लिया जाता है। घटना वाले रात भी उसके मोबाइल की लोकेशन भी उसी इलाके में एक्टिव मिलती है। 30 अक्टूबर को पुलिस इनसे पूछताछ के बाद 4 नवंबर को तीसरे आरोपी मोहम्मद शामसुल्ला को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनमें प्रभु महातो ऑटो चलाता था, वहीं प्रमोद की कबाड़ी की दुकान है। मोहम्मद शामसुल्ला दोनों पैरों से विकलांग है और सड़कों पर भीख मांगता था। पूछताछ में तीनों बताते हैं कि घटना वाली रात सबसे पहले प्रमोद ने पीड़िता को सड़क पर घूमते हुए देखा। वह शराब के नशे में था और उसने ही सबसे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वहां शामसुल्ला पहुंचा, उसने भी शराब पी रखी थी और प्रमोद के बाद शामसुल्ला ने महिला के साथ हैवानियत की। इन दोनों को दुष्कर्म करते हुए प्रभु महातो ने देख लिया और उसने भी महिला के साथ अपने ऑटो में दरिंदगी की। इसके बाद महातो पीड़िता को सराय कालेखा इलाके में फेंककर फरार हो गया। इस केस को सुलझाने में 24 दिन का वक्त लगा और पुलिस का कहना है कि वे आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। हालांकि तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की आगे की कार्रवाई कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।